In a land rich with culture and promise, emerges a leader, blending tradition with transformation, an academician with a PhD, and a grassroots visionary. Dr. Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, leads with knowledge, conviction, and action. Under his leadership, Indore has remained India's cleanest city for the 8th consecutive time and is now being shaped into an Indore metropolitan region, a future-ready growth engine for central India. Driving solar infrastructure and EV policies, he is positioning Madhya Pradesh at the forefront of green innovation. From Jal Ganga Samvardhan Yatra to Ayushman Bharat, his governance turns sustainability into a people's movement. With over rupees 72,000 crores invested in urban infrastructure and 80,000 plus kilometers of street lighting electrified in just 1 year, his vision is clear. Development that is fast, fair and future ready. Welcoming our chief guest, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav. ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का इस मंच पर स्वागत करना हमारा सौभाग्य है। मैं आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को कि वे वाह्य भारत समिट 2025 को संबोधित करें। आज के इस मंच पर विराजमान हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सबके पालक अखिल भारतीय सहबोधि प्रमुख माननीय दीपक विश्वजित जी अभी अभी हमारे बीच अपना विस्तार से विषय रख करके गए मेरे अभिन्न मित्र और माननीय मंत्री भारत सरकार केंद्रीय संचार मंत्री उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मंच पर विराजमान श्रीमान विकास खेमानी जी, माननीय राज समानी जी, माननीय सिद्धार्थ सिंह जी, मंच के सामने उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण और मेरे युवा मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका सबका अभिनंदन करता हूं। इंदौर भगवान गणेश का खजराना मंदिर और सच में बुद्धि के देवता का जिस नगर से संबंध हो वो हमारी उद्यमशीलता की इस मूल भावना की भी परमात्मा की दया से ये कितना सुसंगत होगा इस बात को रखना कि हमारे लिए बुद्धि, विवेक, विचार इस सब मामलों से हमारी उद्यमशीलता का जो सीधा सीधा संबंध आता है वो अतीत के काल से भगवान के अपने माता पिता की परिक्रमा से जाके जुड़ता है कि हमारे बीच विचार की ताकत के आधार पर शारीरिक बुद्धि के बजाय उद्यमशीलता किस तरफ ले जाती है कि दुनिया के अंदर 84 लाख योनियों में 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य अगर कोई बनाया भगवान कृष्ण को अपने गणेश जी को, तो उसका सबसे बड़ा कारण बुद्धि के देवता अर्थात वो विचार की उद्यमशीलता है, जिसके कारण से अपने विचार के बलबूते पर शक्ति तो होगी लेकिन विचार की अगर कहीं कमी रह जाती है तो हमको मालूम है कि विचार के आधार पर ही भगवान ने, परमात्मा ने खास करके हमारे लिए ये देवी देवताओं के माध्यम से सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत हमको दी। जब मैं आपसे कोई बात यहाँ कर रहा हूँ तो मैं अतीत के वैसे कई सारे उदाहरण भरे पड़े हमारे अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। ये अपने देश की विशेषता है कि अगर हमारे लिए अभी अभी 31 दिसंबर आ रहा है, अब कहने के लिए साल का परिवर्तन होगा, अब साल का परिवर्तन होगा, हम सब जानते हैं कि ये 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से लगा करके 31 दिसंबर तक
वर्ष के परिवर्तन में एक धर्म विशेष के लोग किसी के महापुरुष भगवान उनकी अपनी भावना से वो उनके जन्म के आधार पर वर्ष का परिवर्तन मानेंगे। कोई किसी देवता के शरीर छोड़ने से उनके साल का परिवर्तन मानेंगे। लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली भारतीय लोग कि हमारा संवत का परिवर्तन जब होता है तो संवत के परिवर्तन से किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं जुड़ेगा। वो परिवर्तन उद्यमशीलता से जुड़ेगा, सामर्थ्य से जुड़ेगा, सक्षमता से जुड़ेगा और आर्थिक संपन्नता से। और आर्थिक संपन्नता भी कैसी, जिसको हमारे वेद वाक्य में कहा गया कि हम सैकड़ों हाथों से कमाएं और हजारों हाथों से वापस बांटें। ये हमारी गौरवशाली विरासत, ये हमारी उस सक्षमता का प्रतीक, ये उसी भाव से वापस ले जाता है कि जैसे आप देखें कि हमारा संवत प्रवर्तन, मान लो विक्रम संवत की बात करते हैं कि 2000 साल पहले अगर विक्रम संवत का प्रादुर्भाव होता है तो विक्रमादित्य ने अपने देश से तमाम आतताइयों को अपने तलवार के, पुरुषार्थ के, पराक्रम के बलबूते से पूरे भारतवर्ष को मुक्त कराया। और मुक्त कराने के बाद जब सुशासन की बारी आई, उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बारी आई, तो उन्होंने अपने उस पद्धति को विकसित किया जिस आधार पर हमारे यहाँ संवत लागू करने की परंपरा है। इसलिए आप उल्लेख करिए इस बात का कि विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले विक्रम संवत प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा मेरे भूभाग पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई कष्ट में नहीं रहना चाहिए, कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवल बोलने के बजाय सबको अपने अपने बलबूते पर जो जिस तरह का जिस लायक व्यक्ति है सबको कर्ज मुक्त करने के लिए सबको आमंत्रित करके सारा धन अपने कोष से देकर के भारत उस समय का भी आदर्श बना जब संवत प्रवर्तन की हमारी जो शर्त है कि हमारे समूचे शासन के उस परिक्षेत्र में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। और केवल कर्जा नहीं, उतना आपको अंदाज लगा लो कि ऋणमुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में एक देवस्थान है, सबको ऋण मुक्त करना। और ये ऋण मुक्त करके दोबारा लोगों ने कहा चलो दुनिया भर के लोगों से कहा कि आप अपने भारत के साथ आकर के अगर आप रिश्ते बनाना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो तो भारत अपने सामर्थ्य से सबको मौका देता है। मैं आज इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने की शर्त सबको कर्ज मुक्त करना और उद्यमशीलता के लिए उतना और धन देना। ये कोई कभी कल्पना कर सकता है कि कोई शासनकर्ता इतना जबरदस्त रूप से धन अपने पास कैसे एक तरह से बांटने के भाव में लाता, लेकिन बांटना नहीं, समाज के लिए संपन्नता के आधार पर विचारों की उद्यमशीलता के साथ आर्थिक संपन्नता के लिए ये अतीत के काल का गौरवशाली पक्ष है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम उस देश के वासी हैं जहाँ संवत का प्रवर्तन सामर्थ्य से होता है, किसी के जन्म और मृत्यु से नहीं होता है। हमारा विक्रम संवत उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हमें इस बात का गर्व। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये अभी संयोग सुखद, अभी माननीय सिंधिया जी कह रहे थे, कितना आपने उसका आकलन कर लेना। 1942 का जब परमाणु बम के आधार पर जापान की अर्थव्यवस्था सहित उस देश की हालत क्या हो गई थी। देश आजाद 47 में हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से देश भी आजाद हुआ। वो जापान अच्छा खासा देश नष्ट भ्रष्ट हो गया, लेकिन वो आर्थिक रूप से खड़ा होकर के कहां से कहां चला गया। लेकिन ये संयोग है कि हमारे तत्कालीन शासनकर्ताओं की दृष्टि देश को उस तरह से ले जाने की नहीं थी। उसका दुष्परिणाम है कि देश अपने खुद के खाने के लिए भी अमेरिका पर लाल गेहूं पर निर्भर रहा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी का करें, जिनके कारण से 11 साल के अंदर ही न केवल भारत अपने पैरों पे खड़ा हुआ, बल्कि 11 नंबर से खसक करके चौथे नंबर पे आया। और अब जापान को भी पीछे छोड़ करके 27 तक वास्तव में तीसरे नंबर पे आ रहा। और अभी हम ये समाचार पत्रों से, बाकी चीजों से रोज के घटनाक्रम से अवगत हो रहे होंगे, चाहे हमारा तेल आयात निर्यात का मामला हो या किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का मामला। हर क्षेत्र में भारत ने हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर ढूंढा है। और हमारे अपने इसी युवा, क्योंकि आप नई उम्र के हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के इस मंच पर मैं जब बात कर रहा हूँ तो हमारी संभावना उसी प्रकार से, जब मैं इस तरह से बात थोड़े अतीत के काल से वर्तमान पे आता हूँ। हमारी सरकार भी बनी 2023 में। सरकार बनने के बाद हमने खुद ने तय किया कि सरकार बनती है जनता के वोट से, लेकिन जनता के वोट से बनने वाली सरकार का
अपना विजन क्या है, वो कहां तक जाना चाहते हैं, वो किस प्रकार से बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर के हमारे टारगेट तय होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया लगभग 3,15,000 करोड़ का हमारा बजट था। हमने कहा ये 5 साल में डबल करेंगे तो सरकार में, इसलिए उस तरह से हमने टारगेट तय की। अगले साल खसक करके 3,67,000 का बजट किया। इस साल हमारा जो बीता साल गया 2025 का, जिसमें 4,21,000 किया, 5 साल के अंदर डबल करेंगे। आने के साथ ही सरकार के आधार पर कई सारे जो अनावश्यक खर्चे हैं, आप अंदाज लगा लो, दुनिया भर में मेडिकल कॉलेज बनते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं होता जो दुर्भाग्य से अपने यहाँ होता है। मेडिकल एजुकेशन अलग, मेडिकल डिपार्टमेंट का मंत्रालय अलग, और दोनों का अपना अपना खर्चा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है, अपने साथ इधर मेडिकल कॉलेज और इधर मेडिकल कॉलेज के लिए लाभार्थी होने बड़ी संख्या में रोगी और बीमार, उनको दोनों को एक करें। इसी का परिणाम है कि लगभग एक मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 1,000-1,200 करोड़ रुपए से लेकर 4,000 करोड़ तक का खर्चा लगता है। अब हम वो पैसा भी बचाएंगे और अपने यहाँ का इसी आधार पर मेडिकल कॉलेज जो हमारे हॉस्पिटल अगर पीपीपी मॉडल पे किसी को दे दें तो अपने आप मेडिकल कॉलेज के साथ चलाएंगे। मुझे खुशी है इसी साल 4 मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आकर के हमारे यहाँ सौगात भी दे रहे, वो सरकार के पैसे भी बचा रहे। ये हमारी अपनी राज्य के प्रति प्रतिबद्धता थी। जब मैं आपसे ये इस तरह की बात करके आगे बढ़ रहा हूँ तो आपके हुकूमचंद मिल का यहाँ का इंदौर का उदाहरण इस बात के लिए सबके सामने कि जब हम इंडस्ट्री के लिए जमीन देते हैं, सरकार इंडस्ट्री की जमीन देती, लीज पे जमीन देती, हमने तो सरकार से उद्यमशीलता के आधार पर जमीन लेते, लेकिन जमीन लेने के बाद किसी कारण से टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, मैनेजमेंट फेल हो गया, कोई और कारण से अगर वो इंडस्ट्री बंद हो गई, ऐसे में जो लेबर जितने हमारे साथ वर्षों तक काम किया, अगर वो उनका हिसाब किताब बाकी रह गया, अगर वो डिमांड उनकी कर रहे हैं, लेकिन ये वर्षों तक 30 साल तक इस बात के लिए उस मुद्दे पे उलझा रहा पूरा इंदौर कि हमारे 7,000 भाई बहन कि हमारे लिए हमारे हक के 2 लाख 4 लाख 6 लाख दे दो। लेकिन ऐसे उलझे सुलझे प्रश्न में सरकार के आधार पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमने कहा कि ऐसा इसके बजाय वो जो सरकार थी जिसने जमीन दी थी वो उद्योगपति भारत के नागरिक थे, मध्यप्रदेश के नागरिक थे। अगर उनने कोई फैक्ट्री खड़ी की तो फैक्ट्री खड़ी करने में उद्योगपति की भावना भी शुद्ध थी, लेकिन आज कोई कारण से फैक्ट्री बंद हो गई तो सरकार जमीन लेके उसकी चुकारा कर दे तो गलत क्या है। अब ये आप बताइए, मैं सभी आप सब नव उद्यमियों के साथ बैठ रहा हूँ कि अगर हम जमीन लगातार देकर नई फैक्ट्री खड़ी करवा रहे हैं तो सरकार ही तो खड़ी करवा रही है, सरकार उससे बाहर का जा रहा है। लेकिन सरकार का एक विभाग को कहेगा हमने तो इंडस्ट्री के लिए जमीन दी थी, बात की लायबिलिटी हम क्यों दें, ऐसे में तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, 300 करोड़ रुपया हम सरकार से दे देते हैं, बाकी जमीन जो बची वो सरकारी उसका डेवलपमेंट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे में हमने 30 साल पुराने मुद्दे का समाधान भी करा और बदले में 5,000 से लेकर 7,000 करोड़ की एक नया प्रोजेक्ट खड़ा करके एक बड़ा समाधान सबके सामने लाए। यही तो विचारशीलता। महापौर यहाँ बैठे, मध्यप्रदेश सरकार के अधिकारी भी बैठे, हमने ये समाधान खोजने का प्रयास किया। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे लिए नई उम्र के लोगों के साथ अगर आपके साथ मैं बात कर रहा हूं तो उसमें हमारी ये जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के आधार पर खास करके नए युवाओं के लिए अपने विचारों के बलबूते पर सक्षमता के आधार पर सभी प्रकार के मुद्दों को समाधान पूर्वक सरकार की नीतियों के साथ खड़े होकर न केवल अपना खुद का जीवन भी सुखी संपन्न बनाए बल्कि ये दिए गई व्यवस्थाओं का लाभ लेकर जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सब करें। इसी आधार पर तो हमारा अपना देश हमारी व्यवस्था को कई समय से केवल इस सरकारी लाइसेंस राज, कोटा परमिट राज, इनके कारण से परेशान होती रही। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीते 2 साल के धीरे धीरे करके ऐसे ही अभियान चलाने के कारण आज कई प्रकार से हमने अपने मध्य प्रदेश को आज पूरे देश में सबसे तेज गति से औद्योगिक विकास दर में कोई राज्य अगर है तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश से। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं अपना 2 साल का माननीय भाई साहब अगर समय का कैलकुलेशन देखना चाहता हूं तो मान के चलिए कि लगभग 24 महीने में से 4 महीने मेरे केवल इसी विभाग में गए। जब विभागों के अंदर मंत्रियों का काम का बंटवारा कर रहे थे
तो कई सारे लोगों ने कहा कि अभी तक के जितने मुख्यमंत्री हुए किसी ने इंडस्ट्री मिनिस्ट्री अपने पास नहीं रखी। आमतौर पे होम रख लेते हैं, दूसरे कोई रख लेते, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उद्योग मंत्रालय मुख्यमंत्री रख रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने भी एक प्रयोग किया कि अभी तक मैं पहले टूरिज्म का काम कर चुका हूँ, एजुकेशन का काम कर चुका हूँ, उसके पहले अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन का काम कर चुका हूँ। हमने कहा जो काम नहीं आता वो सीखना, तो हमने इसी को टारगेट बनाया। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब औद्योगिकरण की गति भी तो आगे बढ़ना चाहिए, और उद्योग से तो कई लोगों का जीवन संवरता है। सच में उद्योगपतियों के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। आपकी अपने विचारों की परिपक्वता के आधार पर, आपकी इच्छा शक्ति के बलबूते पर न केवल आप अपने स्वयं का बल्कि हजारों लोगों के जीवन शैली बदलने के लिए, हजारों गरीबों की आशा अपेक्षा पे एक उद्योगपति खड़ा उतरता है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और उसी नाते से मैंने ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी कि हमारे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी अच्छी अनुकूलता है। आज सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है, पानी से लेकर बिजली तक सारे मामलों में हम अपने आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। जब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये जो देश के मध्य में होने का हमारा अपना मध्य प्रदेश का एडवांटेज, इस एडवांटेज के बलबूते पर अगर यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे तो न केवल देश भर में वो अपने आवागमन की सुविधा के आधार पर माल भाड़े में सस्ते तरीके से पहुंचा सकेंगे। और संयोग से मध्य प्रदेश में कोई तूफान नहीं आता, कोई हमारा समंदर का किनारा नहीं कि कोई बंदरगाह से लेकर के दूसरे, हमको मालूम है कि कहीं सुनामी आ जाएगी। सब प्रकार से महफूज है मध्य प्रदेश। लेकिन केवल एक बात की आवश्यकता थी, और मुझे लगता है कि मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स फोरम के द्वारा जिस प्रकार से अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर यहाँ अलग जगाया। अब हम देश भर में और प्रदेश में तो करें, लेकिन अपने प्रदेश के हमारे युवा मित्र आगे बढ़कर के हर एक क्षेत्र में अपने नवाचार के बलबूते पर अपनी पहचान बना, इससे अच्छी क्या बात हो। आपने कुछ प्रयोग भी देखे होंगे। हमारा अपना इंजीनियरिंग कॉलेज के, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस, केवल हमने कहा ये पढ़ाने के सेंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ रोजगार मिल जाए इसमें क्या तकलीफ है। इसलिए जगह जगह, चाहे उज्जैन हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, हमने आईटी के सेक्टर, आईटी पार्क बनाने की दृष्टि से उसी लैंड का उपयोग करने का निर्णय किया। जब हमने कहा रिसर्च के बलबूते पे इसरो बहुत आगे जा सकता है, तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो कर रहे थे तो बहुत आगे जा सकता है। तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो आप अपने भारत के साथ आकर बहुत आगे जा सकता है। तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है, तो बहुत आगे जा सकता है। तो आज का जमाना तो एआई का है, डीप टेक का है,